हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर हमारी क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, लेकिन आज कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड की वजह से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो है आपका प्रकाश का परावर्तन। एक सेकंड। तो आज हम लोग फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके लाइट यानी प्रकाश है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट, यानी देखिए लाइट वाले टॉपिक में हम लोग लाइट तो पढ़ेंगे ही सही, इसके साथ ही लाइट से जुड़ी हुई बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंसिडेंट भी पढ़ेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो डिप्रेशन ऑफ लाइट, सॉरी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसे हम लोग लाइट यानी प्रकाश से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जो डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती है, उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये सब स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। देखो बात करते हैं प्रकाश की। देखो आपको याद ही होगा कि इस दुनिया में किसी भी चीज को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी हमें वस्तुओं को देखने के लिए आंखों की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन साथ में हमें प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है। अगर हमारी आंखें एकदम परफेक्ट है, लेकिन हमारे आसपास प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, तो लाइट की एब्सेंस में भी आप चीज़ों को नहीं देख सकते। यानी हम कोई भी वस्तु को तभी देख सकते हैं तब हमारी आंखें हों और दूसरी प्रकाश हो। तो प्रकाश से रिलेटेड हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे लिए डेली लाइफ में यूज़फुल है और जिनको हम डेली टू डेली फेस करते भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करें लाइट की। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जितनी ज़रूरत हमें आँखों की होती है, बिल्कुल उसी तरह से वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी अगर इन ब्रीफ हम समझें तो प्रकाश वो भौतिक राशि है जिसकी वजह से हमें चीज़ें दृश्यमान होती है, दिखाई देती है। यानी प्रकाश की वजह से ही हमें दुनिया में वस्तुएं दिखाई देती है। इसके साथ ही दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है और टकराकर हमारी आंखों में लौटता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश का वस्तु से टकराकर हमारे तक यानी हमारी आंखों तक लौटना जरूरी है। प्रकाश है लेकिन उससे रिलेटेड प्रकाश आपकी आंखों में नहीं आ रहा तो आप नहीं देख सकते। इसीलिए प्रकाश उस वस्तु पर गिरना जरूरी है और वस्तु पर गिरने के बाद में उससे टकरा के प्रकाश का वापस हमारी आंखों तक लौटना जरूरी है। ये दोनों घटनाएं होती है, उसी के बाद हम लोग प्रकाश को देख पाते हैं, सॉरी वस्तु को देख पाते हैं। साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी सरल रेखा में ही चलता है और सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कोई सन है, कोई भी आप सोर्स ले लें लाइट का, सन है, ट्यूबलाइट है, मोमबत्ती है, बहुत सारे तारे हैं, स्टार्स हैं, इन सब का जो लाइट होती है वो हमेशा एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है और स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, उसी को हम रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण कहते हैं। साथ में देखो एक डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक थे। डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने ये कहा कि जब भी प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो वो कभी कभी कणों की तरह और कभी कभी वो तरंगों की तरह व्यवहार करता है। यानी प्रकाश की दोहरी प्रकृति यानी डबल नेचर होता है। कभी वो कणों की तरह बिहेव करता है और कभी वो तरंगों की तरह बिहेव करता है। तो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के बारे में ये डिस्क्राइब किया था कि प्रकाश जब भी किसी माध्यम में चलता है तो कभी वो कणों की तरह व्यवहार करता है और कभी वो तरंगों की तरह व्यवहार करता है। इसे हम प्रकाश का या लाइट का डबल नेचर कहते हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में, फिर प्रकाश से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश वह भौतिक राशि है, प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं।
यानी वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर टकराता है और टकराकर लौटकर हमारी आंखों में आता है तो उस वस्तु की इमेज हमारी आंखों में बनती है और उसी के अकॉर्डिंग हम वस्तु को देख पाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वस्तुओं से टकराकर लौटने वाला प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है, और हमें वस्तुएं दृश्यमान होती का मतलब है दिखाई देती है। यानी जब भी किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों में आता है तो उसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है। एक सेकेंड। तो देखिए आप, प्रकाश वो भौतिक राशि है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुओं से टकराकर लौटने वाला प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है और इसी से हमें वस्तुएं दृश्यमान होती है। यानी इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु से टकराने वाला प्रकाश हमारी आंखों में आता है और हमारी आंखों में वस्तु की इमेज यानी उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये होगी हमारी लाइट की डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश की किरण, या पहले ऐसा करते हैं प्रकाश की विशेषताएं लिख लेते हैं। तो ये नोट कर लें आप फटाफट से। चलिए हम अब पढ़ेंगे प्रकाश की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, या प्रॉपर्टीज भी आप इसको कह सकते हैं। प्रकाश की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। यानी अब हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखो, प्रकाश की विशेषताओं की बात करें हम, तो देखिए पहली विशेषता तो यही है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है और सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो हम नोट कर लेंगे, सीधी रेखा में, सॉरी यूं लिख लो, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को, सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट कहते हैं। यानी प्रकाश का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हो गया कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है और सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सेकेंड हम बात करें, जो प्रकाश होता है डी ब्रोगली के अनुसार उसका डबल नेचर होता है। यानी प्रकाश कभी कणों की तरह और कभी तरंगों की तरह व्यवहार करता है। यानी प्रकाश का व्यवहार कभी कण और कभी तरंग दोनों तरह का नेचर होता है। इसीलिए डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने ये कहा था कि जब प्रकाश किसी माध्यम में से होकर गुजरता है तो उसका डबल नेचर दिखाई देता है, दोहरी प्रवृत्ति या दोहरी प्रकृति दिखाई देती है। कभी वो कणों की तरह बिहेव करता है और कभी वो तरंगों की तरह बिहेव करता है, और इसे डी ब्रोगली का सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो चलिए इधर देखो, सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। जब
प्रकाश किसी माध्यम से, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है, किसी माध्यम से होकर गुजरता है, तो वह कभी कणों की तरह तो कभी तरंगों की तरह व्यवहार करता है। कभी कणों की तरह तो कभी तरंगों की तरह व्यवहार करता है। इसे प्रकाश की दोहरी प्रकृति या प्रवृत्ति यानी द्वैत प्रकृति कहते हैं। और आप ये भी याद रखना, इसी को डी ब्रोगली सिद्धांत कहते हैं। इसे डी ब्रोगली सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो कभी वो प्रकाश कणों की तरह व्यवहार करता है और कभी वो तरंगों की तरह व्यवहार करता है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब जो प्रकाश होता है इसकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है निर्वात। निर्वात बोलते हैं वैक्यूम को, यानी जहां पर हवा भी नहीं होती, यानी प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा ऐसी जगह पे होती है जहां पर हवा तक भी नहीं होती, निर्वात होता है। तो अपन यहां पे लिख लेंगे प्रकाश की चाल सर्वाधिक यानी सबसे अधिक निर्वात यानी जहां वायु भी नहीं होती, निर्वात में होती है। और आप ये भी याद रखें कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इस स्पीड से प्रकाश चलता है किसी निर्वात में। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो वो दोनों तरह का बिहेव करता है, कभी वो तरंगों की तरह तो कभी वो कणों की तरह बिहेव करता है, और इसे प्रकाश का डबल नेचर या दोहरी प्रवृत्ति कहते हैं। साथ में जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है तो स्रोत से निकलने वाला प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, और सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट कहते हैं। तीसरी बात करें तो जो प्रकाश होता है उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड निर्वात में होती है। निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु भी नहीं होती, तो जहाँ पर बिल्कुल वायु हवा कुछ नहीं होती वहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, और वहाँ प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसे नोट करो, फिर आगे लिखिए। चलो हो गया, अब अपन आगे चलते हैं। अब देखिए, तो पढ़ लिया हमने प्रकाश के बारे में। अब देखो, जब प्रकाश अलग अलग माध्यमों में से गुजरता है तो जो माध्यम होते हैं वो नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा आपको माध्यम के बारे में बता देती हूँ मैं। जो माध्यम होते हैं यानी जो मीडियम होते हैं, माध्यम अलग अलग प्रकार से इससे होकर गुजरता है। मीडियम, तो देखो माध्यम जो होते हैं वो 3 होते हैं। देखिए, एक माध्यम तो होते हैं बिल्कुल पारदर्शी। माध्यम कैसे होते हैं? एक तो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट,
दूसरा पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट, पारभासी। और एक थर्ड होते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी इन्हें बोलते हैं ओपेक। तो देखो माध्यम तीन टाइप के होते हैं नॉर्मली। एक तो वो पारदर्शी, तो पारदर्शी तो कौन होते हैं, जिनमें प्रकाश आर पार गुजरता है, यानी क्या होगा, इनमें प्रकाश आर पार गुजरता है, आर पार गुजरता है, इसलिए इनमें आर पार दिखता है। इसलिए क्या होता है, इनमें आर पार दिखता है। अब आपको पता ही होगा कि आर पार किस किस में दिखता है। जैसे बात करें देखो अपन एग्जाम्पल की, तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, देखो एक तो पानी यानी वाटर, एक हम बात करें कांच, एक हम बात करें वायु। तो ये ऐसे मीडियम है जिनमें आर पार दिखाई देता है। तो देखो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट माध्यम किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश यानी लाइट आर पार निकल जाती है, जिनमें हमें आर पार दिखाई देता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। और वो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं, जैसे पानी है, कांच है, वायु है। अब हम बात करें पारभासी, तो पारभासी होते हैं जिनमें पूरे में से प्रकाश आर पार नहीं निकलते, इनके केवल थोड़े से मतलब इनमें से होकर थोड़ा सा प्रकाश ही आर पार जा पाता है, इसीलिए इनमें क्लियर नहीं दिखता, बल्कि धुंधला धुंधला सा दिखता है। जैसे कोहरा होता है, बादल होते हैं, किसी कागज पर तेल लग जाए तो वो हो जाता है, इसे थोड़ा थोड़ा जैसे थैलियाँ वगैरह होती हैं, तो वो सब जो होती है वो ट्रांसलूसेंट में आती है। यानी देखो क्या होंगे, प्रकाश की कुछ मात्रा आर पार गुजरती है, यानी इनमें पूरा का पूरा प्रकाश आर पार नहीं गुजरता, केवल प्रकाश की कुछ मात्रा ही आर पार निकल पाती है। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे अपन मान ले तेल लगा कागज, मान लो तेल लगा कागज। इसके अलावा हम बात करें बादल जो रहते हैं, बादल। इसके अलावा धुआं, कोहरा, धुआं लिख लो, कोहरा लिख लो, ये सब इसके एग्जाम्पल है। यानी ट्रांसलूसेंट के अंदर थोड़ा बहुत दिखता है, थोड़ा नहीं दिखता, मतलब हल्का हल्का सा दिखता है, पूरी तरह से आर पार नहीं दिखता। यानी आप नॉर्मली कह सकते हो कि इनके अंदर हमें कैसा दिखाई देता है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, इसीलिए इनमें से प्रकाश आर पार पूरी तरह से नहीं गुजरता। तो जैसे तेल लगा हुआ कागज है, बादल है, कोहरा है, धुआं है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें ओपेक। तो ओपेक वो होते हैं जिनमें प्रकाश आर पार नहीं गुजरता, प्रकाश आर पार नहीं गुजरता। अब इनमें प्रकाश आर पार नहीं गुजरेगा तो इनमें आर पार भी दिखाई नहीं देगा। जैसे आपको पता है दीवार है, बोर्ड है, कागज है, लकड़ी है, इनमें आर पार नहीं दिखाई देता। तो इनमें आर पार इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि इनमें होके प्रकाश आर पार नहीं गुजरता। इसमें आर पार प्रकाश नहीं गुजरता, इसलिए इनमें आर पार दिखाई नहीं देता। आर पार दिखाई नहीं देता, यानी ओपेक वस्तुएं वो होती है, ओपेक पदार्थ वो होते हैं जिनमें आर पार लाइट नहीं गुजरती, और लाइट आर पार नहीं गुजरती, इसलिए इनमें आर पार दिखाई नहीं देता। जैसे एग्जाम्पल बात करें, जैसे मान लो ये बोर्ड है, दीवार है, पत्थर है, लकड़ी है, ये सब ठीक है। यानी देखो जो नॉर्मली मीडियम होते हैं यानी माध्यम होते हैं, ये हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे लिए
पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, जिनमें आर पार दिखाई देता है, जैसे कि कांच है, पानी है, वायु है। दूसरे होते हैं पारभासी। तो पारभासी वो होते हैं जिनमें आर पार दिखाई तो देता है पर बिल्कुल धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज होता है, बादल है, कोहरा है, धुआं है, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अपारदर्शी यानी ओपेक, थर्ड नंबर के मीडियम की। तो ये वो मीडियम होते हैं जिनमें से होकर प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं जाता और इनमें आर पार दिखाई नहीं देता। तो ये होते हैं आपके, जैसे बोर्ड है, ये अपना बॉडी मान ले, दीवारें हैं, पत्थर है, लकड़ी है। तो चलो आप यहाँ तक नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए अब हम पढ़ेंगे किरण पुंज या बीम। देखो किरण पुंज या बीम का कुछ ही मतलब नहीं है। जैसे आप मान ले ये कोई लाइट का सोर्स है, अब इससे अलग अलग किरणें गुजर रही है। तो किसी भी लाइट के सोर्स से जो किरणें गुजरती है वो एक समूह में गुजरती है। तो जो प्रकाश की किरणों का समूह होता है उसे ही हम लोग किरण पुंज या बीम कहते हैं। ये बीम कभी कभी जो मतलब जो प्रकाशी किरणें होती है, कभी कभी वो बिल्कुल बराबर यानी समांतर भी हो सकती है। कई बार वो किसी स्रोत से निकलने के बाद फेल भी जाती है और कई बार वो इकट्ठी भी हो जाती है। इसी बेस पर इन्हें हम लोगों ने अलग अलग 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। किरण पुंज क्या होता है? तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज या बीम कहते हैं। यानी किसी भी सोर्स से जो लाइट की किरणें निकलती, प्रकाश की किरणें निकलती है, वो प्रकाश की किरणें हमेशा समूह में होती है। किसी भी सोर्स से एक साथ बहुत सारी लाइट की किरणें निकलती है तो उन्हीं किरणों को या किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बीम। अभी जो बीम होते हैं वो अलग अलग निकल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कभी ये समांतर भी निकल सकते हैं, कभी ये जो एक पॉइंट पर मिलते हुए भी हो सकते हैं और कई बार फैलते हुए भी हो सकते हैं। इसी बेस पर किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो हम यहाँ लिख लेंगे, किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से। देखिए अपन पहले, तो पहला तो होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज मतलब पैरेलल बीम। यानी देखिए अपन जो किरण पुंज बनते हैं वो 3 तरह से होते हैं। एक तो होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग। और थर्ड होता है अपसारी डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग आएगा यहाँ, कन्वर्जिंग अपसारी किरण पुंज, यानी इसमें आएगा डाइवर्जिंग बीम। यानी अपन देखें, प्रकाश की किरणें जब किसी सोर्स से निकलती है यानी किसी बिंदु सोर्स से निकलती है
तो कई बार वो फैलती भी है, कई बार वो एक जगह इकट्ठी भी होती है, कई बार वो एकदम समांतर भी लौटती है। तो जो समांतर लौटती है उन्हें समांतर बीम यानी पैरेलल बीम कहते हैं। जो किसी सोर्स से निकलने के बाद एक बिंदु पर मिलती है उन्हें हम अभिसारी यानी कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें बिंदु सोर्स से निकलने के बाद फैल जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपसारी या डाइवर्जिंग कहते हैं। देखो किस तरह से, एक बार हम डायग्राम समझते हैं। जो समांतर किरण पुंज होते हैं ये तो कुछ इस तरह से निकलते हैं, जिसे इसमें सारी किरणें जो होंगी वो कैसी होंगी, इस तरह से समांतर होगी। यानी ये देखो इस तरह का जो किरण पुंज है ये होगा समांतर, यानी जब सब प्रकाश की किरणें बिल्कुल एक दूसरे की क्या होंगी, समांतर होंगी। आप देखें ये समांतर सारी एक दूसरे के आपस में पैरेलल है। तो इस तरह से निकलने वाली प्रकाश की किरणें यानी किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब समांतर जाती है तो उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए बात करें अभिसारी की, तो अभिसारी का मतलब क्या होता है, ये एक बिंदु पर इकट्ठे होंगी। जैसे अलग अलग डायरेक्शन से किरणें आ रही है, तो जैसे कि ये किरणें इस पॉइंट पर आएंगी, ये किरणें भी इस पॉइंट पर आएंगी, ये किरणें भी इस पॉइंट पर आएंगी, ये किरणें भी इस पॉइंट पर, तो इस तरह से इधर से इधर मिल गई ऐसे, इस तरह से। तो देखिए आप अभिसारी का मतलब क्या हुआ, कन्वर्जिंग, यानी सारी प्रकाश की किरणें जितनी भी किसी सोर्स से निकल के आ रही थी उनमें से जो किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उन एक बिंदु पर आकर मिलने वाली प्रकाश की किरणों से जो निकलने वाला बीम होता है या उनका जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज या कन्वर्जिंग बीम। इसका देखें ये किसी बिंदु सोर्स से निकलेंगी पर ये इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएंगी, इस तरह से। एक सेकंड थोड़ा छोटा बना लेते हैं, लिखने की जगह बच जाएगी तरी, इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। इस तरह से देखो आप इनमें सब में क्या फर्क है, देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले डायग्राम में जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो सारी एक दूसरे के समांतर निकल रही है, इसीलिए इसको समांतर किरण पुंज या पैरेलल बीम कहते हैं। सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पर जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो सब अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही है, यानी इसमें किरणें क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है, फैल नहीं रही है। तो इस वाले को बोलेंगे अभिसारी बीम या कन्वर्जिंग बीम। और इसमें एक पॉइंट से जो किरणें निकल रही है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके फैल रही है, तो इसे क्या बोल देंगे, अपसारी किरण पुंज। तो इसमें लिख लेंगे जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है तो उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी इस तरह से जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर रहती है तो उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। और इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इन्हें क्या कहते हैं हम, अभिसारी किरण पुंज। तो यहां लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो होती है तो उन्हें लिख लेना आगे आप लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो इनमें तो क्या होगा, सारी किरण जो प्रकाश की किरणें होंगी वो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। पर इसमें देखो क्या हो रहा है, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल रही है पर उसके बाद वो अलग अलग दिशाओं में फैल रही है। तो इसमें लिख लेंगे किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब
विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो इसे पूरा लिखना होगा। तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रकाश की किरणों का समूह होता है उसे हम बीम कहते हैं। बीम 3 टाइप के होते हैं। प्रकाश की किरणें अगर समांतर निकले तो समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम कहते हैं। अगर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। और अगर किसी बिंदु सोर्स से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाए तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप इसे लिख रहे हैं फटाफट। चलिए हो गया होगा ये आपका। चलिए आगे चलते हैं अब। चलिए अब हम आगे चलेंगे। विवर्तन। देखिए विवर्तन क्या होता है। देखो जब प्रकाश की जो किरणें होती है वो किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है। देखो विवर्तन पढ़ेंगे। विवर्तन यानी प्रकाश का विवर्तन। देखिए आप अगर मान लीजिए ये कोई मीडियम है, इससे प्रकाश की किरण टकराए तो ये जो मीडियम है ये मीडियम है आपका अपारदर्शी, यानी इसमें आपको आर पार दिखाई नहीं दे रहा। अपारदर्शी यानी ओपेक है। तो जब किसी ओपेक मीडियम पर प्रकाश की किरण टकराती है तो वो टकराकर इस कोने से मुड़ जाती है। तो ये जो कोने से मुड़ने की घटना होती है इसे क्या बोलते हैं? विवर्तन। क्या बोलते हैं इसे? विवर्तन। तो इसे लिखेंगे जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम की सतह से टकराती है, अपारदर्शी माध्यम की सतह से टकराती है तो कोनों से मुड़ जाती है। तो कोनों से मुड़ जाती है इस घटना को विवर्तन कहते हैं। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। यानी देखो आप जब भी प्रकाश की किरण किसी ओपेक मीडियम पर आकर इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद वो उसके कॉर्नर में जहां से बिल्कुल इस पर टच करेगी उस पॉइंट से हल्का सा मुड़ जाएगी और इस मुड़ने को केवल मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। क्योंकि मुड़ने का पूरा प्रोसेस तो प्रकाश के अपवर्तन में पड़ेंगे। तो आपको बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी मीडियम अपारदर्शी यानी ओपेक होता है तो प्रकाश की किरण उस मीडियम के जो सरफेस होता है उससे टकराकर उसी कोने पे से मुड़ जाती है और मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन। तो लिखे आप विवर्तन। चलिए हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे टॉपिक की तरफ। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे हम लोग अब। पर देखो परावर्तन और अपवर्तन पढ़ने से पहले मैं आपको परावर्तन और अपवर्तन बहुत अच्छे से एक बार समझा देती हूँ। परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, क्योंकि हमें परावर्तन और अपवर्तन में डिफरेंस आना बहुत जरूरी है। जो कि छोटे मोटे जो भी कंफ्यूजन आपको रहेंगे आगे वो आज ही यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। एक तो हम लोगों के पास है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
और नेक्स्ट हम बात करें प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये सबसे मेन घटनाएं हैं प्रकाश की जो डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल आप बहुत सारे देखे हुए हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो सबसे पहली बात तो जो हमें इन दोनों के बारे में याद रखनी है वो ये है कि परावर्तन तो होता है अपारदर्शी माध्यमों में। अपारदर्शी यानी ओपेक माध्यम, यानी जिस मीडियम में आर पार दिखाई नहीं देता, जैसे दीवार है, अपने घर में जो मिरर होता है, हमारी बॉडी होती है, दीवारें हैं, चेयर है, प्लास्टिक है, पत्थर है, तो जिनमें से प्रकाश आर पार नहीं निकलता उन्हें हम अपारदर्शी मीडियम कहते हैं। तो परावर्तन किसमें होता है? अपारदर्शी मीडियम में। और अगर बात करें अपवर्तन की, तो अपवर्तन होता है पारदर्शी मीडियम में, पारदर्शी माध्यमों में। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी जो मीडियम ट्रांसपेरेंट होते हैं उनके अंदर प्रकाश आर पार निकल जाता है और उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन जो माध्यम अपारदर्शी होते हैं उनमें प्रकाश आर पार नहीं जा पाता, बल्कि वहीं सतह से टकराकर वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब आगे चले, परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश आर पार नहीं जाता, यानी जो प्रकाश है, प्रकाश माध्यम के आर पार नहीं जाता, मतलब उसी माध्यम में रहेगा, आर पार नहीं जाएगा। जबकि इसमें क्या होगा? प्रकाश माध्यम से आर पार निकल जाएगा। प्रकाश माध्यम यानी एक माध्यम से कह दो, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लौट जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा। यानी इसमें क्या होगा? अपवर्तन में तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आर पार निकल जाएगा। इससे आपको याद है कि जो कांच होता है, पानी होता है, वायु होती है, इसमें आप आर पार देख पाते हो। तो इसमें आप आर पार इसीलिए देख पाते हो क्योंकि इसमें से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है। लेकिन हम दीवार में से, मिरर में से क्या कहते हैं, बोर्ड मान लो, अपना बॉडी मान लो, इसमें से आर पार इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि इनमें प्रकाश आर पार नहीं जाता। इनमें प्रकाश आर पार नहीं जाता, जबकि क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में, यानी जो प्रकाश है उसी माध्यम में लौट जाएगा। प्रकाश, आगे प्रकाश भी लिख ले। प्रकाश टकराने के बाद क्या होगा? आर पार तो नहीं निकलेगा, बल्कि टकराकर उसी माध्यम में लौट जाएगा। जबकि इसमें क्या होगा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा और एक माध्यम से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधा न जाकर, मतलब सीधा तो नहीं जाएगा, सीधा न जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, हो जाता है। यानी देखो परावर्तन में तो क्या होगा कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम की सतह से टकराएगा और वहीं से वापस लौट जाएगा किसी निश्चित दिशा में, उसी माध्यम में। यानी आर पार नहीं निकलेगा। आप तो याद रखो, जब मालूम मैं हूँ, सामने से जो लाइट आएगी वो मेरी बॉडी से टकराकर वापस इधर चल जाएगी, पीछे नहीं निकलेगी। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती है वो आर पार निकल जाती है, क्योंकि माध्यम क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो इसमें माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण चल जाती है,
तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें प्रकाश सीधा न जाके थोड़ा सा मुड़ जाएगा। जैसे कि मान लो, आपको मैं थोड़ा बताती हूँ, परावर्तन में तो क्या होगा, जैसे ये है, ये कोई अपारदर्शी सतह है जिसमें आर पार दिखाई नहीं देता। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही प्रकाश इधर आएगा ये इस तरह से उसी ऊपर की तरफ ही लौट जाएगा, यानी मीडियम में से आर पार नहीं निकलेगा। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि परावर्तन में प्रकाश की किरण आर पार नहीं जाएगी, बल्कि वो ऊपर से आई और ऊपर ही किसी फिक्स डायरेक्शन में लौट जाएगी। लेकिन अपवर्तन में क्या होगा, जैसे ये कोई सतह है, आप देखो ये पारदर्शी है, यानी इसमें आर पार दिखता है, तो इसमें क्या होगा, ये किरण आएगी तो बस ये से सीधे नहीं जाके थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी तो उधर चली जाएगी, या कभी कभी ये इस तरह से यूं आके यूं न जाकर ऐसे यूं मुड़ जाएगी, पर ये अपने रास्ते से थोड़ी सी भटक जाती है, थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो अगर आपको थोड़ा कम भी समझ में आया हो तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि हम अभी इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा परावर्तन अलग से पढ़ेंगे और पूरा जो अपवर्तन है वो भी अलग से पढ़ेंगे। तो वहाँ जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन एज अ कंपेरिजन आपको ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। जैसे कि एक तो ये कि प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी यानी ओपेक मीडियम में होता है। दूसरी बात, इनमें प्रकाश आर पार नहीं गुजरता बल्कि उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे ये कोई मीडियम था, सतह से टकराया, वापस लौट गया। जबकि अपवर्तन किसमें होता है, पारदर्शी माध्यमों में, यानी जो मीडियम ट्रांसपेरेंट होते हैं उनमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। इनमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो सीधी तो नहीं जाती, थोड़ी सी मुड़ जाती है। ये देखो, ये ऐसे सीधी जाने वाली थी, ये किरण आई, ऐसे जानी थी पर ऐसे मुड़ गई, ऐसे ये ऐसे आई तो ऐसे तो नहीं गई, उधर मुड़ गई, तो ये थोड़ी बहुत किनारे से मुड़ जाती है। अब अगर बात करें हम लोग एग्जाम्पल की, तो देखो परावर्तन तो किस किस में होगा, जैसे मान लो मिरर है यानी दर्पण, मिरर में होगा। इसके अलावा हम लोग बात करें, जैसे मान लो दीवार है तो दीवार भी हमारी ये होती है। इसके अलावा कुछ भी मान लें, आप प्लास्टिक मान लें तो प्लास्टिक में भी आर पार नहीं दिखता, इसमें भी होगा। लेकिन अगर अपन अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन किस में होगा, अपवर्तन होगा जैसे वायु है, कांच है, पानी है, जो शुद्ध पानी होता है, जल, इन सब में होता है अपवर्तन। तो ये सारे आगे के जो मीडियम होंगे जिनमें आर पार दिखता है वो तो सारे क्या होंगे, उनमें तो अपवर्तन होगा, और जिनमें आर पार नहीं दिखता उनमें परावर्तन होगा। तो आप यहाँ तक की प्रैक्टिस करें, इसके बाद हम लोग परावर्तन और अपवर्तन नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप इतना जितना अपन ने पढ़ा है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और डेली हमारी क्लासेस को अटेंड करते रहें। फिजिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए टफ भी पड़ता है, इसलिए आप एक भी क्लास मिस ना करें, साथ में इसका रिवीजन डेली के डेली करते रहें। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।